दोस्तों, शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और इन 3 महीनों में ही नीलम ने इस घर की जो हकीकत देखी थी, उसने उसके होश उड़ा कर रख दिए थे। कहाँ वह शहर की पढ़ी-लिखी नाजुक-सी लड़की और कहाँ वह ब्याह कर इस गाँव में आ बसी थी। उसे लगा था कि गाँव का खुला-खुला माहौल उसे सुकून देगा, मगर यहाँ के लोगों का रहन-सहन उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। फिर भी वह सब कुछ सह लेती, अगर उसका देवर तरुण उसकी ज़िंदगी में मुसीबत बनकर ना आता। उसे देखते ही नीलम का बदन काँप जाया करता था। बाँस जैसा लंबा कद, पहलवानों जैसा भरा पूरा बदन। पहले तो उसे लगा था कि तरुण पहलवानी करता होगा, मगर उसके पति अंकित ने बताया कि वह तो बस खेती-बाड़ी में मन लगाता है। तरुण की शादी अंकित से पहले ही हो चुकी थी क्योंकि अंकित पढ़ाई में व्यस्त था। शादी के शुरुआती दिन 3 महीने आराम से गुजरे, मगर धीरे-धीरे तरुण नीलम के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा। नीलम अक्सर अपने कमरे में ही खुद को बंद रखती क्योंकि उसकी नज़रों का सामना करना उसे असहज कर देता था। तरुण की एक अजीब आदत थी, वह बिना शर्ट के पूरे घर में घूमता रहता, जो नीलम को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब वह घर में सिर्फ नीलम और तरुण ही मौजूद थे, अंकित आने वाला था और देवरानी अनीता अपनी माँ के घर गई हुई थी। नीलम गर्मी के कारण दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रख चुकी थी और बेख्याली में किचन में काम कर रही थी। अचानक उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलटकर देखा तो तरुण बिना शर्ट के उसके पीछे खड़ा था। हाथ से कांच की प्लेट छूटकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर तरुण भी होश में आया और फौरन वहां से चला गया, मगर उसका यूं चौंक कर भागना नीलम को और भी ज्यादा डरा गया। उस रात अंकित के साथ खाना खाकर वह सो गई। आधी रात को उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है। चौंक कर उठी तो अंकित गहरी नींद में था। खुद को समझाकर वह फिर करवट बदलकर लेट गई, मगर नींद नहीं आई। अचानक उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसे यकीन था कि यह घर का ही कोई इंसान है और उसके अलावा तरुण के सिवा और कौन हो सकता है। जैसे ही नजरें मिली, वह साया फौरन खिड़की से हटकर भीतर चला गया। नीलम यह सोचकर परेशान थी कि जब तरुण की अपनी बीवी उसके पास मौजूद है, तो फिर वह उस पर बुरी नजर क्यों रखता है। वह यह बात अंकित को बताना चाहती थी, मगर उसे अंकित के तेज गुस्से का डर था और उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। माँ की सीख भी उसके कानों में गूंज रही थी कि ससुराल में सबसे बनाकर रखना, पति की नजरों में अपनी इज्जत बनाए रखना। इसलिए वह चुप रह गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर तरुण ने अचानक उसकी कमर पर हाथ रख दिया। नीलम को जैसे करंट लगा। वह फौरन अंकित की तरफ खिसक गई। अंकित ने यह देखा तो वह सही, मगर आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर दिया। देवरानी अनीता ने भी यह मंजर देख लिया था। सब खामोश हो गए। नीलम अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। वह किसी से इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे डर था कि गांव के लोग उसकी बात का उल्टा मतलब निकाल देंगे। एक रात अंकित का फोन आया कि फैक्ट्री में काम ज्यादा है, इसलिए वह घर नहीं आ पाएगा। यह सुनकर नीलम का दिल बैठ गया। उसने बार बार विनती की कि वह किसी तरह घर आ जाए, मगर अंकित नहीं माना। रात को खाने की मेज पर जब उसने देवरानी को यह बात बताई, तो तरुण के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिसे नीलम की नजरों ने भांप लिया। वह खामोशी से खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, मगर रात के किसी पहर उसे लगा बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। उसने समझा अंकित लौट आया है और बाहों में सिर छुपा लिया, मगर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह सीना अंकित का नहीं। उसने झटके से आंखें खोली और सामने तरुण को पाकर उसके होश उड़ गए। उसके हाथ में एक खूबसूरत नाइटी थी। नीलम ने घबराकर पूछा कि वह उसके कमरे में क्या कर रहा है। तरुण बहाना बनाने लगा कि वह उसकी चीख सुनकर आया है। चाबी उसके पास पहले से थी। नीलम ने गुस्से से उसे बाहर निकल जाने को कहा, मगर तरुण करीब आता गया। कहने लगा कि देवर भी तो पति जैसा होता है। उसने बताया कि उसके उसने देवरानी अनीता को नींद की गोलियां खिला रखी हैं ताकि कोई बीच में ना आ सके। यह सुनकर नीलम की रूह कांप उठी। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तरुण ने वह लाल रंग की नाइटी उसकी तरफ बढ़ाई और गंदी बातें करने लगा। नीलम ने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ छुड़ाया और उसे धक्का देकर बिस्तर से उतरने की कोशिश की, मगर तरुण बहुत मजबूत था। वह भागने ही वाली थी कि उसने उसे दबोच लिया और बिस्तर पर पटक दिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह चीखना चाहती थी, मगर कमरे में उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अनीता नींद की गोलियों के असर में बेसुध पड़ी थी। नीलम की पूरी दुनिया, उसका पूरा भरोसा उसी रात एक ऐसे अंधेरे में डूबने वाला था
जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन लगने लगा था। नीलम की शादी उसके माँ-बाप की पसंद से हुई थी। वह खुद इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह गाँव में ब्याही ही नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने माँ-बाप को समझाया था कि वह शहर में पली-बढ़ी है और शहर के ही किसी लड़के से शादी करेगी, मगर माँ-बाप ने उसकी एक ना सुनी। अंकित उसके पापा के कॉलेज का ही एक होनहार छात्र था, देखने में सुंदर, पढ़ा-लिखा। गाँव में अच्छी खासी ज़मीन जायदाद भी थी। माँ-बाप ने समझाया कि सास-ससुर का कोई झंझट नहीं होगा, सिर्फ एक भाई है और वह भी शादीशुदा है, तो नीलम आराम से रह लेगी। यह सोचकर नीलम ने खामोशी से सिर झुका लिया था और यह भी सोचा था कि अंकित उससे दिलो-जान से मोहब्बत करता है, तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ब्याह के बाद जब उसने अपनी देवरानी अनीता को देखा तो वह बेहद मिलनसार और सीधी-सादी औरत लगने लगी। घर का माहौल भी शुरू में सुकून भरा लगा था, मगर गाँव के तौर-तरीके उसे रास नहीं आते थे। यही छोटी-छोटी बातों पर बवाल मच जाता। औरतों पर बेइंतहा सख्ती बरती जाती थी। नीलम ने यह भी देखा कि अनीता अपने पति से जितना डरती थी, उतना ही उससे मोहब्बत भी करती थी। शादी के 2 दिन बाद जब पहली बार उसका सामना तरुण से हुआ था, उसकी मजबूत कद-काठी देखकर ही उसके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई थी। उसने भगवान का शुक्र अदा किया था कि अंकित ऐसा भारी-भरकम नहीं था। उसने यह भी नोट किया था कि तरुण उसे देखकर एक पल के लिए चौंक-सा गया था। दिन गुजरते गए और नीलम अपने देवर से कतराती रही। वह दिन भर बिना कमीज के धोती के बरामदे में घूमता रहता, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने मायके में उसने कभी अपने बाप भाई को भी इस तरह अधनंगा घूमता हुए नहीं देखा था। वह हमेशा खुद को अच्छी तरह ढक कर रखती, मगर एक दिन उसकी बदकिस्मती से देवर ने उसके बदन की बनावट देख ली थी। उस दिन वह बिना दुपट्टे के पसीने से तरबतर किचन में खड़ी थी। कुर्ता बदन से चिपक गया था और उसी दिन से तरुण की नीयत उस पर खराब हो गई थी। उसके बाद से उसका रवैया बदलने चला गया। वह बहाने-बहाने से उसे छोड़ने की कोशिश करता। उसे उसकी गंदी निगाहें उसके बदन के आर-पार होती। नीलम ने सूट पहनना छोड़कर बड़ी-बड़ी साड़ियों में खुद को लपेटना शुरू कर दिया, मगर इसके बावजूद तरुण की नज़रें उसे किसी एक्स-रे मशीन की तरह घूरती रहती। और आज जब अंकित की गैर मौजूदगी में तरुण उसके कमरे में घुस आया था, नीलम को एहसास हो गया था कि जिस डर से वह इतने दिनों से बचती आई थी, आज वह उसी के सामने बेबस खड़ी थी। वह पीछे हटती गई, दीवार से जा टकराई। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे कि आखिर वह इस घर में इस पल से कैसे निकले। मगर दरवाज़ा जब भीतर से बंद हो चुका था और खिड़की के बाहर सिर्फ रात का घना अंधेरा फैला था, उसे याद आया कि आज ही शाम को उसने अंकित से कितनी बार कहा था कि वह घर आ जाए, मगर अंकित ने उसकी बात को महज एक औरत की फिजूल घबराहट समझकर टाल दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वह डर बेवजह नहीं था, बल्कि उसके भीतर की छठी इंद्रियां उसे पहले ही आगाह कर चुकी थी। वह मन ही मन खुद को कोसने लगी कि क्यों उसने डरने से पहले ही अपनी माँ की नसीहतों को दरकिनार करके अंकित या अनीता को यह बात नहीं बता दी। शायद तब वह यह नौबत ही नहीं आती। मगर अब पछताने का वक्त नहीं बचा था। तरुण की परछाई उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी और नीलम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। सुबह जब नीलम की आंख खुली तो उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। बुखार ने उसे जकड़ लिया था। उसकी नज़र जब बिस्तर पर पड़ी तो चीख निकलते-निकलते रह गई। रात को कुछ हुआ था। उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। दर्द के मारे वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मगर वह हार मानने वाली लड़की नहीं थी। वह ठान चुकी थी कि अंकित के घर आते ही वह उसे उसके भाई की करतूत के बारे में बता देगी। तभी दरवाज़ा खोलकर अंकित अंदर आया। उसकी हालत देखकर वह दरवाजे पर ही ठिठक गया। चेहरे पर हैरानी के भाव लिए वह उसे घूरने लगा। पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है? नीलम ने रोते हुए भीगी आवाज़ में कहा कि वह सब उसके भाई तरुण ने किया है, जिसे वह अपना सगा भाई मानता है, जिसकी जान उसमें बसती थी। उसी ने उसकी पत्नी की इज्जत तार-तार कर दी है। नीलम को उम्मीद थी कि यह सुनकर अंकित आग बबूला हो जाएगा, मगर अगले ही पल जो हुआ उसने उसे भीतर तक हिला दिया। अंकित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर गई। नीलम हैरान होकर बोली कि क्या वह उसकी तकलीफ सुनकर हंस रहा है। अंकित हंसते हुए उसके पास बैठ गया और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तरुण ने एक रात उसके साथ गुजार ली तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर नीलम को लगा जैसे यह सब पहले से ही तय था। उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या यह सब उसी की साजिश थी? अंकित बेड पर लेटकर जोर-जोर से हँसने लगा, बोला कि हाँ,
यह सब उसी की मर्जी से हुआ है और अब यह रोज की बात होगी, क्योंकि दोनों भाई हमेशा से हर चीज बांटते आए हैं, अब पत्नियों को भी बांटेंगे। कहा कि वह खुद भी अनीता के साथ यही सब करता है, तो अब तरुण भी नीलम के साथ करेगा। यह सुनते ही नीलम के भीतर गुस्से की एक ज्वाला भड़क उठी। उसका हाथ उठा और सीधा अंकित के गाल पर जा पड़ा। अंकित हैरान आंखों से उसे देखता रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसे थप्पड़ मार देगी। नीलम गुस्से से चीखी कि क्या उसने उसे लावारिस समझ रखा है। वह ऐसे घटिया इंसान के साथ एक पल भी नहीं रुकेगी। मगर अंकित ने उसे पकड़ लिया और आज उसने भी अपनी पत्नी के साथ वही जंगलीपन दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। नीलम बेदम होकर वहीं छूट गई। दोनों भाइयों का असली वहसी चेहरा आज उसके सामने बेनकाब हो चुका था। शाम को जब उसकी आंख खुली तो सिरहाने देवरानी अनीता बैठी थी। उसने शर्मिंदा चेहरे से को देखकर नीलम समझ गई कि वह इन बातों को पहले से ही वाकिफ थी। उसने पूछा कि वह यह सब कब से सहती आ रही है। अनीता ने बताया कि शादी के बाद से ही यह सिलसिला चल रहा है। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता, यही हाल अंकित और तरुण दोनों का है। फिर उसने अनीता से पूछा कि जब उसके साथ यह सब हो रहा था तो उसने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई। उसे चाहिए था कि वह इन दोनों के खिलाफ खड़ी होती, से रिश्ता तोड़कर निकल जाती, मगर उसने ऐसा ना करके इन दोनों को बढ़ावा दिया, जिसका खामियाजा आज नीलम को भुगतना पड़ा। अनीता ने रूंधे गले से बताया कि नीलम शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे यह बातें शोभा नहीं देती, मगर वह खुद गांव की गरीब घर की लड़की है। मायके में माँ बाप भी नहीं रहे, भाई भाभी के घर उसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वह जैसे तैसे यह जिंदगी सहती आ रही थी। यह सुनकर नीलम को अनीता पर गुस्सा भी आया और तरस भी। उसने खड़े होकर कहा कि गलती अनीता की भी है, क्योंकि उसने इन चीजों को बढ़ावा दिया। अगर वह पहले ही आवाज उठा देती तो शायद आज यह सब नीलम के साथ ना होता। उसे कम से कम अपने बेटे की खातिर ही कोई कदम उठाना चाहिए था। अनीता का सर शर्म से झुक गया। नीलम उठी, वॉशरूम में जाकर खुद को संभाला और फिर चुपचाप अपना सामान समेटने लगी। तरुण और अंकित उस वक्त घर पर नहीं थे। यही सबसे अच्छा मौका था निकल जाने का, वरना वे दोनों उसे कभी घर से बाहर कदम भी न रखने देते। अनीता ने पूछा कि वह कहाँ जा रही है। नीलम ने बस इतना कहा कि वह अब एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी। अपने मायके पहुंचकर माँ बाप के हजार सवालों के बीच उसने बस इतना ही कहा कि जिसे उन्होंने उसके लिए चुना था वह एक दरिंदा निकला और उस दरिंदे ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। कुछ ही दिनों में उसने अंकित से तलाक ले लिया और उससे हमेशा के लिए अलग हो गई। वह ऐसे इंसान के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसे इंसानियत का कहकहारा तक नहीं आता। कुछ समय बाद उसे यह भी पता चला कि उसकी देवरानी ने भी आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने बेटे के साथ उन दोनों दरिंदा भाइयों से नाता तोड़कर तलाक ले लिया। नीलम ने उस गांव में और भी कई अच्छे सुलझे हुए लोग देखे थे, मगर यह दोनों भाई ही जंगलीपन की मिसाल निकले। कुछ ही महीनों बाद उसके माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी तय कर दी। इस बार उसका साथी शहर का ही एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था, जो उससे सच्ची मोहब्बत और इज्जत से पेश आता था। धीरे धीरे नीलम की जिंदगी में फिर से सुकून लौट आया। वह जान चुकी थी कि सच्चा साथी वही होता है जो किसी के आगे किसी की इज्जत की कीमत ना लगाए, जो रिश्तों को सम्मान की नज़र से देखे, न कि सौदेबाजी की। अनीता ने भी अपनी नई जिंदगी में अपने बेटे के साथ नई शुरुआत की। दोनों औरतों ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, सही वक्त पर उठाया गया एक साहसी कदम पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और यही इस कहानी का अंत होता है, एक ऐसा अंत जो यह सिखाता है कि किसी भी रिश्ते के नाम पर खामोशी ओढ़ लेना कभी कभी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना खुद का वह जुल्म, जो अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए उठाना ही असली ताकत होती है। नीलम को आज भी जब कभी वह अंधेरी रात याद आती है तो एक पल के लिए उसका दिल भारी हो जाता है, मगर फिर वह खुद को समझा लेती है कि अगर वह उस रात के बाद चुप बैठ जाती, अगर वह अपने माँ बाप के सामने झुक जाती और उसी घर में लौट जाती, तो शायद आज वह इस सुकून भरी जिंदगी को कभी ना जी पाती। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।